किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी खाली बोतलें, खाली डिब्बे। ये हैरत मुझे अब भी है कि खास तौर पर खाली बोतलों और डिब्बों से मुजर्रद मर्दों को इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। मुजर्रद मर्दों से मेरी मुराद उन मर्दों से है जिनको आम तौर पर शादी से कोई दिलचस्पी नहीं होती। यूं तो इस किस्म के मर्द उमूमन सनकी और अजीब ओ करीब आदात के मालिक होते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि उन्हें खाली बोतलों और डिब्बों से क्यों इतना प्यार होता है। परिंदे और जानवर अक्सर उन लोगों के पालतू होते हैं। ये मैलान समझ में आ सकता है कि तन्हाई में उनका कोई तो मुनिस होना चाहिए, लेकिन खाली बोतलें और खाली डिब्बे उनकी क्या तमगुसारी कर सकते हैं। सनक और अजीब ओ करीब आदात का जवाब ढूंढना कोई मुश्किल नहीं कि फितरत की सिलाप वर्जी ऐसे बिगाड़ पैदा कर सकती है, लेकिन उसकी नफ्सियाती बारीकियों में जाना अलबत्ता बहुत मुश्किल है। मेरे एक अजीज है, उम्र आपकी उस वक्त 50 के करीब है। आपको कबूतर और कुत्ते पालने का शौक है और इसमें कोई अजीब बॉट रिपर नहीं, लेकिन आपको ये मरज है कि बाजार से हर रोज दूध की बालाई खरीद कर लाते हैं, चूल्हे पर रखकर उसका रोगन निकालते हैं और इस रोगन में अपने लिए अलाहिदा सालन तैयार करते हैं। इनका ख्याल है कि इस तरह टालिस घी तैयार होता है। पानी पीने के लिए अपना घड़ा अलग रखते हैं। उसके मुंह पर हमेशा मलमल का टुकड़ा बंधा रहता है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर न चला जाए, मगर हवा बराबर दाखिल होती रहे। पाठाने जाते वक्त सब कपड़े उतार कर एक छोटा सा तौलिया बांध लेते हैं और लकड़ी की खड़ाऊं पहन लेते हैं। अब कौन उनकी बालाई के रोगन घड़े की मलमल, अंग के तौलिए और लकड़ी की खड़ाओं के नफ्सियाती उगदे को हल करने बैठे। मेरे एक मुजर्रद दोस्त है, बज़ाहिर बड़े ही नॉर्मल इंसान, हाई कोर्ट में रीडर है। आपको हर जगह से हर वक्त बदबू आती रहती है, चुनांचे उनका रुमाल सदा उनकी नाक से चिपका रहता है। आपको खरगोश पालने का शौक है। एक और मुजर्रद है, आपको जब मौका मिले तो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका दिमाग बिल्कुल सही है। सियासत आलम पर आपकी नजर बहुत वसी है। तोतों को बातें सिखाने में महारत-ए-तामा रखते हैं। मिलिट्री के एक मेजर हैं, सन रसीदा और दौलतमंद। आपको खुद से जमा करने का शौक है। गिड़गिड़िया, पीचवा, चमोड़े, करस की हर किस्म का हुत्था उनके पास मौजूद है। आप कई मकानों के मालिक हैं, मगर होटल में एक कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। बटेरे आपकी जान है। एक कर्नल साहब है, रिटायर्ड, बहुत बड़ी कोठी में अकेले 10-12 छोटे बड़े कुत्तों के साथ रहते हैं। हर ब्रांड की विस्की उनके यहां मौजूद रहती है। हर रोज शाम को 4 पैक पीते हैं और अपने साथ किसी न किसी लाडले कुत्ते को भी पिलाते हैं। मैंने अब तक जितने मुजर्दों का जिक्र किया है, इन सबको हस्बे तौफीक खाली बोतलों और डिब्बों से दिलचस्पी है। मेरे दूध की बालाई से ठालिस घी तैयार करने वाले अजीज घर में जब भी कोई खाली बोतल देखें तो उसे धो धा कर अपनी अलमारी में सजा देते हैं कि जरूरत के वक्त काम आएगी। हाईकोर्ट के रीडर जिनको हर जगह से हर वक्त बदबू आती रहती है, सिर्फ ऐसी बोतलें और डिब्बे जमा करते हैं जिनके मुतलिक वो अपना पूरा इत्मीनान कर ले कि अब उनसे बदबू आने का कोई एहतिमाल नहीं रहा। जब मौका मिले नमाज पढ़ने वाले खाली बोतलें आबे दस्त के लिए और टीन के खाली डिब्बे वुजू के लिए दर्जनों की तादाद में जमा रखते हैं। उनके ख्याल के मुताबिक ये दोनों चीजें सस्ती और पाकीज़ा रहती है। किस्म किस्म के हुक्के जमा करने वाले मेजर साहब को खाली बोतलें और खाली डिब्बे जमा करके उनको बेचने का शौक है, और रिटायर्ड कर्नल साहब को सिर्फ विस्की की बोतलें जमा करने का। आप कर्नल साहब के यहां जाएं तो एक छोटे साफ सुथरे कमरे में कई शीशे की अलमारियों में आपको विस्की की थाली बोतलें सजी हुई नजर आएंगी। पुराने से पुराने ब्रांड की विस्की की थाली बोतल भी आपको उनके इस नादिर मजमुए में मिल जाएगी। जिस तरह लोगों को टिकट और उसके जमा करने का शौक होता है, इसी तरह उनको विस्की की खाली बोतलें जमा करने और उनकी नुमाइश करने का शौक बल्कि तप्त है। कर्नल साहब का कोई अजीज रिश्तेदार नहीं, कोई है तो उसका मुझे इल्म नहीं। दुनिया में तन ए तन्हा है।
लेकिन वो तन्हाई बिल्कुल महसूस नहीं करते। 10-12 कुत्ते हैं। उनकी देखभाल वो उस तरह करते हैं जिस तरह शफीद बाप अपनी औलाद की करते हैं। सारा दिन उनका उन पालतू हैवानों के साथ गुजर जाता है। फुर्सत के वक्त वो अलमारियों में अपनी चहेती बोतलें संवारते रहते हैं। आप पूछेंगे, खाली बोतलें तो हुई, ये तुमने खाली डिब्बे क्यों साथ लगा दिए? क्या ये जरूरी है कि तजरो पसंद मर्दों को खाली बोतलों के साथ साथ खाली डिब्बों के साथ भी दिलचस्पी हो? और फिर डिब्बे और बोतलें सिर्फ खाली क्यों, भरी हुई क्यों नहीं? मैं आपसे शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मुझे खुद इस बात की हैरत है। ये और इसी किस्म के और बहुत से सवाल अक्सर मेरे दिमाग में पैदा हो चुके हैं। बावजूद कोशिश के मैं इनका जवाब हासिल नहीं कर सकता। खाली बोतलें और खाली डिब्बे खला का निशान है, और खला का कोई मंतिठी जोड़ तजरो पसंद मर्दों से ठालिबन यही हो सकता है कि खुद उनकी जिंदगी में एक खला होता है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा हुआ है कि क्या वो उस खला को एक और खला से पूर करते हैं? कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों और बंदरों के मुतल्लिक आदमी समझ सकता है कि वो खाली खाली जिंदगी की कमी एक हद तक पूरी कर सकते हैं, कि वो बदल बहला सकते हैं, नाज नखरे कर सकते हैं, दिलचस्प हरकत के मूजिब हो सकते हैं, प्यार का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन खाली बोतलें और डिब्बे दिलचस्पी का क्या सामान बहम पहुंचाते हैं? बहुत मुमकिन है आपको जेल के वाकयात में इन सवालों का जवाब मिल जाए। 10 बरस पहले मैं जब बंबई गया तो वहां एक मशहूर फिल्म कंपनी का एक फिल्म तकरीबन 20 हफ्तों से चल रहा था। हीरोइन पुरानी थी, लेकिन हीरोनिया था जो इश्तिहारों में छपी हुई तस्वीरों में नौखेज दिखाई देता था। अखबारों में उसकी किरदार निगारी की तारीफ पढ़ी तो मैंने ये फिल्म देखा। अच्छा ठासा था, कहानी जाज़िब तवज्जो थी, और इस नए हीरो का काम भी इस लिहाज से काबिले तारीफ था कि उसने पहली मर्तबा कैमरे का सामना किया था। पर्दे पर किसी एक्टर या एक्ट्रेस की उम्र का अंदाजा लगाना आमतौर पर मुश्किल होता है, क्योंकि मेकअप जवान को बूढ़ा और बूढ़े को जवान बना देता है। मगर ये नया हीरो बिलाशुबा नौखेज था। कॉलेज के तालिबन की तरह तरोताजा और चाटो चुबंद। खूबसूरत तो नहीं था, मगर उसके गट्ठे हुए जिस्म का हर अज़्व अपनी जगह पर मुनासिबो मौजू था। इस फिल्म के बाद इस एक्टर के मैंने और कई फिल्म देखे। अब वो मंझ गया था। चेहरे के टतोखाल की तिपलाना नरमाइश, उम्र और तजुर्बे की सख्ती में तब्दील हो चुकी थी। उसका शुमार अब चोटी के अदाकारों में होने लगा था। फिल्मी दुनिया में स्कैंडल आम होते हैं। आए दिन सुनने में आता है कि फ्ला एक्टर का फ्ला एक्ट्रेस से तल्लुत हो गया है। फ्ला एक्ट्रेस फ्ला एक्टर को छोड़कर फ्ला डायरेक्टर के पहलू में चली गई है। करीब करीब हर एक्टर और हर एक्ट्रेस के साथ कोई न कोई रोमांच जल्द या बदेर वाबस्ता हो जाता है। लेकिन इस नए हीरो की जिंदगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इन बखेड़ों से पाक थी, मगर अखबारों में इसका चर्चा नहीं था। किसी ने भूले से हैरत का भी इजहार नहीं किया था कि फिल्मी दुनिया में रहकर राम स्वरूप की जिंदगी जिनसी आलाइशों से पाक है। मैंने सच पूछिए तो इस बारे में कभी धौर ही नहीं किया था, इसलिए कि मुझे एक्टरों और एक्ट्रेसों की निजी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिल्म देखा, उसके मुतल्लिक अच्छी या बुरी राय कायम की और बस। लेकिन जब राम स्वरूप से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उसके मुतल्लिक बहुत सी दिलचस्प बातें मालूम हुई। ये मुलाकात उसका पहला फिल्म देखने के तकरीबन 8 बरस बाद हुई। शुरू में तो वो बंबई से बहुत दूर एक गांव में रहता था, मगर अब फिल्मी सरगर्मियां बढ़ जाने के बाइस उसने शिवाजी पार्क में समुद्र के किनारे एक मुतवस्सित दर्जे का फ्लैट ले रखा था। उससे मेरी मुलाकात इसी फ्लैट में हुई जिसके 4 कमरे थे, बावर्ची खाने समेत। इस फ्लैट में जो कुंबा रहता था उसके 8 अफराद थे। खुद राम स्वरूप, उसका नौकर जो बावर्ची भी था, 3 कुत्ते, 2 बंदर और 1 बिल्ली। राम स्वरूप और उसका नौकर मुजर्रद थे। 3 कुत्तों और 1 बिल्ली के मुकाबले में उनकी मुठालिक जिन्स नहीं थी। 1 बंदर था और 1 बंदरिया। दोनों अक्सर औकात एक जालीदार पिंजरे में बंद रहते थे। इन निस दर्जन हैवानों के साथ
रामस्वरूप को वाल्हाना मोहब्बत थी। नौकर के साथ भी उसका सुलूक बहुत अच्छा था, मगर इसमें जज्बात का दखल बहुत कम था। बंधे काम थे जो मुकर्ररा वक्त पर मशीन की सी बेरूह बाठायदगी के साथ गोया खुद ब खुद हो जाते थे। इसके अलावा ऐसा मालूम होता था कि रामस्वरूप ने अपने नौकर को अपनी जिंदगी के तमाम टवाइद और जवाबित एक पर्चे पर लिखकर दे दिए थे, जो उसने हिफ्ज कर लिए थे। अगर रामस्वरूप कपड़े उतारकर नेकर पहनने लगे तो उसका नौकर फौरन 3-4 सोडे और बर्फ की फ्लास्क शीशे वाली तिपाई पर रख देता था। इसका यह मतलब था कि साहब रम पीकर अपने कुत्तों के साथ खेलेंगे, और जब किसी का टेलीफोन आएगा तो कह दिया जाएगा कि साहब घर पर नहीं है। रम की बोतल या सिगरेट का डिब्बा जब थाली होगा तो उसे फेंका या बेचा नहीं जाएगा, बल्कि एहतियात से उस कमरे में रख दिया जाएगा जहां ताली बोतलों और डिब्बों के अंबार लगे हैं। कोई औरत मिलने के लिए आएगी तो उसे दरवाजे ही से ये कहकर वापस कर दिया जाएगा कि रात साहब की शूटिंग थी, इसलिए सो रहे हैं। मुलाकात करने वाली शाम को या रात को आए तो उससे ये कहा जाता था कि साहब शूटिंग पर गए हैं। रामस्वरूप का घर तकरीबन वैसा ही था जैसा कि आम तौर पर अकेले रहने वाले मुजर्रद मर्दों का होता है, यानी वो सलीटा, करीना और रख रखाव गायब था जो निसाई लम्स का थासा होता है। सफाई थी मगर उसमें खरापन था। पहली मर्तबा जब मैं उसके फ्लैट में दाखिल हुआ तो मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं चिड़िया घर के उस हिस्से में दाखिल हो गया हूं जो शेर, चीते और दूसरे हैवानों के लिए मखसूस होता है, क्योंकि वैसी ही बू आ रही थी। एक कमरा सोने का था, दूसरा बैठने का, तीसरा खाली बोतलों और डिब्बों का। उसमें रम की वो तमाम बोतलें और सिगरेट के वो तमाम डिब्बे मौजूद थे जो रामस्वरूप ने पीकर खाली किए थे। कोई एहतिमाम नहीं था। बोतलों पर डिब्बे और डिब्बों पर बोतलें औंधी सीधी पड़ी है। एक कोने में ततार लगी है तो दूसरे कोने में अंबा गर्द जमी हुई है और बासी तंबाकू और बासी रम की मिली जुली तेज बू आ रही है। मैंने जब पहली मर्तबा ये कमरा देखा तो बहुत हैरान हुआ। अनगिनत बोतलें और डिब्बे थे, सब थाली है। मैंने रामस्वरूप से पूछा, क्यों भाई, ये क्या सिलसिला है? उसने पूछा, कैसा सिलसिला? मैंने कहा, ये कबाड़ था ना? उसने सिर्फ इतना कहा, जमा हो गया है। ये सुनकर मैंने बोलते हुए सोचा, इतना कूड़ा जमा होने में कम से कम 7-8 बरस चाहिए। मेरा अंदाजा तलत निकला। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसका ये जखीरा पूरे 10 बरस का था। जब वो शिवाजी पार्क रहने आया था तो वो तमाम बोतलें और डिब्बे उठवा के अपने साथ ले आया था जो उसके पुराने मकान में जमा हो चुके थे। एक बार मैंने उससे कहा, स्वरूप, तुम ये बोतलें और डिब्बे बेच क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है, अव्वल तो साथ साथ बेचते रहना चाहिए, पर अब की इतना अंबार जमा हो चुका है और जंग के 22 दाम भी अच्छे मिल सकते हैं। मैं समझता हूं तुम्हें ये कबाड़ थाना उठवा देना चाहिए। उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, हटाओ यार, कौन इतनी बकबक करे। इस जवाब से तो यही जाहिर होता था कि उसे खाली बोतलों और डिब्बों से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझे नौकर से मालूम हुआ कि अगर इस कमरे में कोई बोतल या डिब्बा इधर का उधर हो जाए तो रामस्वरूप कयामत बर्पा कर देता था। औरत से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी उसकी बहुत बेतकल्लुफी हो गई थी। बातों बातों में मैंने कई बार उससे दरियाफ्त किया, क्यों भाई, शादी कब करोगे? और हर बार इस किस्म का जवाब मिला, शादी करके क्या करूंगा? मैंने सोचा, वाकई रामस्वरूप शादी करके क्या करेगा? क्या वो अपनी बीवी को खाली बोतलों और डिब्बों वाले कमरे में बंद कर देगा, या सब कपड़े उतार नेकर पहनकर रम पीते उसके साथ खेला करेगा? मैं उससे शादी ब्याह का जिक्र तो अक्सर करता था, मगर तसव्वुर पर जोर देने के बावजूद उसे किसी औरत से मुंसलिक न देख सकता। रामस्वरूप से मिलते मिलते कई बरस गुजर गए। इस दौरान में कई मर्तबा मैंने उड़ती उड़ती सुनी कि उसे एक एक्ट्रेस से, जिसका नाम शीला था, इश्क हो गया है। मुझे इस अफवाह का बिल्कुल यकीन न आया। अव्वल तो रामस्वरूप से उसकी तवक्को ही नहीं थी।
दूसरे शीला से किसी भी होशमंद नौजवान को इश्क नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इस कदर बेजान थी कि दिक्की मरीज मालूम होती थी। शुरू शुरू में जब वो एक दो फिल्मों में आई थी तो किसी कदर गवारा थी, मगर बाद में तो वो बिल्कुल ही बेकैफ और बेरंग हो गई थी और सिर्फ तीसरे दर्जे के फिल्मों के लिए मदसूस होकर रह गई थी। मैंने सिर्फ एक मर्तबा उस शीला के बारे में रामस्वरूप से दरियाफ्त किया तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए क्या यही रह गई थी। इस दौरान में उसका सबसे प्यारा कुत्ता स्टालन निमोनिया में गिरफ्तार हो गया। रामस्वरूप ने दिन रात बड़ी जापिशानी से उसका इलाज किया, मगर वो जांबर न हुआ। उसकी मौत से उसे बहुत सदमा हुआ। कई दिन उसकी आंखें अश्क आलूद रहीं और जब उसने एक रोज बाती कुत्ते किसी दोस्त को दे दिए तो मैंने ख्याल कि उसने स्टालन की मौत के सदमे के बाइस ऐसा किया है, वरना वो उनकी जुदाई कभी बर्दाश्त न करता। कुछ अरसे के बाद जब उसने बंदर और बंदरिया को भी रुखसत कर दिया तो मुझे किसी कदर हैरत हुई, लेकिन मैंने सोचा कि इसका दिल अब और किसी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अब वो नेकर पहनकर रम पीते हुए सिर्फ अपनी बिल्ली नरगिस से खेलता था। वो भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि रामस्वरूप का सारा दिन इल्तिपात अब उसी के लिए मौकूफ हो गया था। अब उसके घर से शेर चीतों की बू नहीं आती थी। सफाई में किसी कदर नजर आ जाने वाला सलीठा और तरीना भी पैदा हो चला था। उसके अपने चेहरे पर हल्का सा निखार आ गया था, मगर ये सब कुछ इस कदर आहिस्ता आहिस्ता हुआ था कि उसके नुत्तायस का पता चलाना बहुत मुश्किल था। दिन गुजरते गए। रामस्वरूप का ताजा फिल्म रिलीज हुआ तो मैंने उसकी किरदार निगारी में एक नई ताजगी देखी। मैंने उसे मुबारकबाद दी तो वो मुस्कुरा दिया, लो विस्की पियो। मैंने तज्जुब से पूछा, विस्की? इसलिए कि वो सिर्फ रम पीने का आदी था। पहली मुस्कुराहट को होंठों में जरा सुकेड़ते हुए उसने जवाब दिया, रम पी पीकर तंग आ गया हूं। मैंने उससे और कुछ न पूछा। 8वीं रोज जब उसके यहां शाम को गया तो वो कमीज पांजामा पहने रम नहीं विस्की पी रहा था। देर तक हम ताश खेलते और विस्की पीते रहे। इस दौरान में मैंने नोट किया कि विस्की का जायका उसकी जबान और तालू पर ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि घूंट भरने के बाद वो कुछ इस तरह मुंह बनाता था जैसे किसी अनचखी चीज से उसका वास्ता पड़ा हुआ है। चुनांचे मैंने उससे कहा, तुम्हारी तबीयत कबूल नहीं कर रही विस्की को? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेगी। रामस्वरूप का फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। एक रोज मैं उधर से गुजर रहा था कि देखा नीचे गिराज के पास खाली बोतलों और डिब्बों के अंबार के अंबार पड़े हैं। सड़क पर 2 छकड़े खड़े हैं जिनमें 3-4 कबाड़िए उनको लाद रहे हैं। मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि ये खजाना रामस्वरूप के अलावा और किसका हो सकता था। आप यकीन जानिए, उसको जुदा होते देखकर मैंने अपने दिल में एक अजीब किस्म का दर्द महसूस किया। दौड़ा ऊपर गया, घंटी बजाई, दरवाजा खुला। मैंने अंदर दाखिल होना चाहा तो नौकर ने खिलाफे मामूल रास्ता रोकते हुए कहा, साहब रात शूटिंग पर गए थे, इस वक्त सो रहे हैं। मैं हैरत से और गुस्से से बौखला गया, कुछ बड़बड़ाया और चल दिया। उसी रोज शाम को रामस्वरूप मेरे यहां आया। उसके साथ शीला थी, नई बनारसी साड़ी में मलबूस। रामस्वरूप ने उसकी तरफ इशारा करके मुझसे कहा, मेरी धर्म पत्नी से मिलो। अगर मैंने विस्की के 4 पैग न पिए हुए तो यकीनन ये सुनकर बेहोश हो गया होता। रामस्वरूप और शीला सिर्फ थोड़ी देर बैठे और चले गए। मैं देर तक सोचता रहा कि बनारसी साड़ी में शीला किससे मुशाबे थी। दुबले पतले बदन, हल्के बादामी रंग की कागजी सी साड़ी, किसी जगह फूली हुई, किसी जगह दबी हुई। एकदम मेरी आंखों के सामने एक खाली बोतल आ गई, बारीक कागज में लिपटी हुई। शीला औरत थी, बिल्कुल खाली, लेकिन हो सकता है एक खला ने दूसरे खला को पूर कर दिया हो। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। थैंक्स।